हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्रेडिट्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि क्लास 12th का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर में से एक है। और इसका हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब से एनटीए एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किए, यानी कि जेई नीट और जेई का, तब से जो है एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से इस बार 2021 में जो है इनऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, और एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठा करके पूछ दिया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप थ्योरी पढ़िए, साथ-साथ जो है आप क्या करो, क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर, लेकिन उसके साथ-साथ आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लो। तो इसी दिशा में हमारा एक प्रयास है कि एनसीईआरटी आपके लाइन बाय लाइन अच्छे से कराया जाए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। तो 6 ग्रुप क्यों होते हैं? क्योंकि P सबसे लिमिट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 6 ग्रुप कौन-कौन से हैं? तो वो 6 ग्रुप है हमारा ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। इसमें ग्रुप 13 एंड 14 यानी कि बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली क्लास 11th में आपका दिया हुआ है। रेस्ट 4 फैमिली हमें अभी क्लास 12th में पढ़ना है, जो कि हमारा यूनिट 7 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिविटी से। ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसे कि हम लोग जनरली आउटलाइन भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि आउटलाइन ज़रूर बनाया कीजिए। क्यों? क्योंकि आउटलाइन से आपको पता चलता है कि आप इस चैप्टर में जो स्टडी कर रहे हैं, इससे आपको क्या-क्या प्राप्त होने वाला है या क्या-क्या प्राप्त हो चुका है। ओके? तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आउटलाइन की। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस चैप्टर को स्टडी कर लोगे, तो उसके बाद क्या होगा? आप इस क्या-क्या लर्न करने वाले हो इस चैप्टर में? तो पढ़ोगे जनरल ट्रेंड्स इन द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 18। जनरल ट्रेंड्स जैसे क्या? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईटीसी ईटीसी। ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं, उनका जनरल ट्रेंड्स क्या हो सकता है, यानी कि टॉप टू बॉटम क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें इसके बारे में बता रहा है। दूसरा, लर्न द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड phosphorus and some of their important compounds। हम लोग हमारा सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन यानी कि आप इंडस्ट्री प्रिपरेशन या लेबोरेटरी प्रिपरेशन या नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब या नहीं, और फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आप जो है पढ़ पाओगे। किसका? डाइनाइट्रोजन, फास्फोरस का, एंड सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ खास इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि और हमें इस चैप्टर से क्या प्राप्त होने वाला है? तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड ओजोन। डाइनाइट्रोजन यानी कि N2 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ ओजोन एंड केमिस्ट्री ऑफ सम सिंपल ऑक्साइड, कुछ सिंपल ऑक्साइड के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बताता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के में इस चैप्टर में पढ़ेंगे 9 एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर का एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक, केमिस्ट्री ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑक्सो एसिड, सल्फर का ऑक्सो एसिड यानी H2SO4, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही सल्फर का क्या, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है क्या? डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज एंड यूज के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इसका नाम क्या है? HCl, HCl के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? नो द केमिस्ट्री ऑफ इंटर हेलोजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन।
ओके। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जो दो हेलोजन से मिलके बना हो, यानी कि एक्स एक्स से मिलके बना हो, उसे क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। और साथ ही साथ ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नोवेल गैसेस। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं, उसके हम लोग इंपॉर्टेंस को डे टू डे लाइफ में पढ़ेंगे, स्पेशली क्या, नोवेल आपको ग्रुप 18 का। ओके। और सबके बारे में तो पहले ही बताया गया है। तो ये हमारा आउटलाइन है, यानी ऑब्जेक्टिविटी है, अर्थात इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक। तो लड्डू बच चुका है, यानी कि हमें लालच दे दिया गया है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या-क्या मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जो है एक सेंटेंस, मतलब बहुत शानदार सा सेंटेंस दिया गया है। थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ताकि नेचर समझ पाएँ हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का, कि पी ब्लॉक एलिमेंट का नेचर क्या है, इससे क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक। ये किस तरह का आपका चैप्टर है। डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री इज द हॉलमार्क ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट की पहचान है क्या, आपको डाइवर्सिटी, आपको यहाँ बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगी। बहुत जगह क्या होगा, आपको ट्रेंड जो है टूटता हुआ नजर आएगा, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते होगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। और आप देख सकते हो क्या, p block element manifested in their ability to react with the element of s d f block as well as their own elements। भैया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका p block element s d f ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन कर सकता है, और साथ ही साथ इसके अपने एलिमेंट से भी रिएक्शन कर सकता है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख चुके थे क्या, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है, यानी खुद ही सेम ग्रुप का एलिमेंट खुद ही के ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन कर सकता है। तो डाइवर्सिटी पाया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, क्यों भैया, एबिलिटी है इसके साथ इसके पास, क्योंकि ये एस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी अदर ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन कर सकता है, और साथ ही साथ खुद के ही ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन कर सकता है, यहाँ तक कि खुद के ग्रुप से ही रिएक्शन कर सकता है। तो चलिए अब हमारा चैप्टर रियल में स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन में दिया गया है, इन क्लास 11th you have learnt that the p block elements are placed in group फिर 13 टू 18 हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ आपको एग्जिस्ट करता है, 13 टू 18, जो कि बात हम लोग जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था 13 से लेकर के 18 तक क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS2 एंड NP126। हम लोग जानते हैं कि NS2 NP126 होता है। अगर यहाँ आप कहें P1, तो P1 होता है बोरॉन फैमिली का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली जो है इसका होता है NP1, NS2 सब में कॉमन है, NP1 इसका, NP2 इसका, देन आफ्टर NP3 इसका, NP4, NP5 और NP6। इस तरह से इसका जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सेप्ट हीलियम which has 1s2 configuration। अब एक बात यहाँ पे आपको इससे पता चल रहा है, इस सेंटेंस से थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये बोल रहा है एक्सेप्ट हीलियम। इसका मतलब क्या, कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हीलियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो एनसीईआरटी यहाँ बता रही है आपको क्या, कि हीलियम जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स like that of the other are greatly influenced by atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity। ओके। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स का भी जो है आपको प्रॉपर्टीज अदर ब्लॉक एलिमेंट्स के तरह क्या होता है, आपको एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनसे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, the absence of d orbital in second period element and presence of d or d and f orbitals in heavier element, okay, starting from third period onwards
have significant effect on the properties of elements. Okay, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण से क्या होता है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, याद कीजिए क्या करता था सेकेंड पीरियड एलिमेंट, एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्या करता है, एनोमेलस बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। और देखिए डी ऑर्बिटल्स के प्रेजेंस के कारण से हेवियर एलिमेंट्स यानी कि अदर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, नीचे वाला खास करके वो क्या करता है, वो भी अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। आपने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देखा है जब हम लोग पहले पी ब्लॉक पढ़ते थे, और यहाँ पे भी हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इंट्रोडक्शन का काम ही है कि थोड़ा ब्रीफ दे रहा है, ये पूरे चैप्टर्स में हम लोग किस तरह की बातें करने वाले हैं इसका ये ब्रीफ देने का काम कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ द थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स ब्रिंग डाइवर्सिफिकेशन इन केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको तीनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, जबकि जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है वहां मेटल ही पाया जाता है। अब इस कारण से क्योंकि ये तीनों तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पे आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। चलिए अगले पारा में चलते हैं हम लोग। बात यहाँ है हैविंग लर्नड द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन इन क्लास 11th। ये वही बात बोल रहा है कि 13 और 14 को हम लोग क्या किए हुए हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। You will learn the chemistry of the elements of subsequent group in this unit। यानी कि 13 और 14 के बाद जो 15, 16, 17 है इसे इस और 18 है इसे इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बातें थी जो कि हम लोग ऑलरेडी से ऑलमोस्ट चीजों को जानते हैं और आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा पहला ग्रुप, जो कि ग्रुप नंबर क्या है 15। उसके बाद फिर 16 पढ़ेंगे, फिर 17 और फिर 18। तो ग्रुप 15 में क्या है, तो ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसे आप कह सकते हो क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और इसके साथ ही मैं बता दूं इसके बाद एक और आपको एलिमेंट है जिसके बारे में मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताता हूं। नाना पापा आशिक सब बीमार इन मैक्सिको, एमसी आप इसे याद रख सकते हैं। तो NPAS SB BI और एमसी ये जो है आप क्या है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। एमसी के बारे में एनसीईआरटी में भी डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि एनसीईआरटी अप टू डेट नहीं है, ये रिसेंट डिस्कवर्ड एलिमेंट है। चलिए तो ये सारे एलिमेंट्स है। एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रू मेटेलोइडिक करेक्टर। यानी कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर में क्या है आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल से हम लोग आएंगे मेटेलॉइड्स में, और मेटेलॉइड से किसमें हम लोग मेटल में शिफ्ट होंगे। क्योंकि क्या होता है टॉप टू बॉटम हम लोग जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है आईपी डिक्रीज करता है, यानी कि आपको वो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसलिए ग्रुप 15 में ऊपर में नॉन मेटल्स है, बीच में मेटलॉइड्स है और नीचे में क्या है मेटल्स है। चलिए अब आगे हम लोग इस पे और बात करते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है नॉन मेटल्स है। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स, यानी कि दो ऊपर से कौन कौन है नॉन मेटल, फिर दो क्या मेटेलॉइड्स। एंड बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल, और बिस्मथ क्या होता है टिपिकल मेटल, एक अच्छा ठीक ठाक मेटल है। चलिए तो ये हो गया हमारा ये पैराग्राफ। अब अकरेंस की बात करते हैं, यानी कि हमारा ग्रुप ये जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स ये कहाँ पे मिलता है इस पे डिस्कशन करने जाते हैं हम लोग। चलिए तो बात करते हैं। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर है, यानी कि 78% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर क्या पाया जाता है आपको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी कि N2 पाया जाता है। इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट NaNO3।
आप इसका नाम नोट कर लीजिए, सोडियम नाइट्रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर। एंड पोटासियम नाइट्रेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन साल्टपीटर। आपको ध्यान देना होगा, नोट कर लीजिए। और आपको चिली सॉल्टपीटर पूछे तो क्या, किसका क्या नाम होता है, केमिकल नेम सोडियम नाइट्रेट। और आपसे इंडियन साल्टपीटर पूछे तो आप क्या कहेंगे, पोटासियम नाइट्रेट। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। एंड एनिमल्स, तो ये एनिमल्स एंड प्लांट्स में किसके फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। फॉस्फोरस अकर्स इन एनिमल, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉस्फोरस अकर्स इन एनिमल ऑफ द एपिटेट फैमिली। ओके, यानी एपिटेट फैमिली में आपको पाया जाता है फॉस्फोरस। आप फॉर्मूला के फॉर्म में इसे देख सकते हैं, CA9PO4 6 और CaX2। यहाँ X का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा एपिटाइट CA9PO4 6 CaF2। ओके, इसका नाम क्या है, फ्लोरा एपेटाइट। चलिए नेक्स्ट, विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। ओके, phosphorus is an essential constituent of animal and plants matter. It is present in bones. आपको क्या होता है, फॉस्फोरस हमारे हड्डियों में पाया जाता है। ओके, एज वेल एज इन लिविंग सेल्स, हमारे सेल्स में भी पाया जाता है। लिविंग सेल्स जितने भी होते हैं, ठीक, एनिमल्स के, उसमें भी ये पाया जाता है। फॉस्फो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। ठीक, फॉस्फोप्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे, मिल्क और एग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। आपको ध्यान देना है कि आर्सेनिक, फास्फोरस के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं। फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ, ये कहाँ पाया जाता है, आपको सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, द इम्पोर्टेंट एटॉमिक and physical properties of group elements alongs their electronic configuration as figure आपका टेबल 7.1। आई होप कि आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब टेबल 7.1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, टेबल 7.1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट दिया गया है। आप देख सकते हो ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स है और इधर प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। सबसे पहले बात एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 7, 15, 23, 33, 51 और 83 होता है। इसके लिए आप मैजिक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, +8, देन आफ्टर क्या, +18, अगेन +18 और देन आफ्टर कितना, +32। तो आप मैजिक नंबर का इस्तेमाल करके एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। उसका एटॉमिक मास जो कि ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है, ये भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ता है। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, NP1 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट हो रहा है, ये फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप ये नहीं है। पहला ग्रुप कौन होता है, बोरॉन, और दूसरा ग्रुप कार्बन, जो कि हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का तीसरा ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हुआ है, NP3, यानी 2p3। उसके बाद क्या, 3p3, 4p3, आप देख सकते हो 5p3 और 6p3। क्योंकि आपका ये देख सकते हो आप, ये कौन सा आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्थ पीरियड एलिमेंट से डी आ जाता है, इसलिए यहाँ 3D आपको नजर आ रहा होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सिक्स पीरियड एलिमेंट से एफ आ जाता है, तो डी और एफ आपको दिख रहा है। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी आप कह लो। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में, अब देख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि आईपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट आईपी दिया हुआ है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट आईपी देख रहे हो आप, घटता चला जा रहा है। सेकेंड आईपी में भी वही हो रहा है, आप देख सकते हो ये सेकेंड आईपी भी क्या हो रहा है, आपको लगातार
घटता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेंड में थोड़ा-सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट वर्ड जो ही था वो डाइवर्सिटी था, यानी कि आपको यहाँ विभिन्नता देखने को मिलेगी। ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, घटा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसका आईपी ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू ये। यानी कि अब थोड़ा-सा आपको एक्सेप्शन सेकंड आईपी में नज़र आ रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए, आपको ये देखने को मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड आईपी को अगर आप ध्यान देखोगे, और ये लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इसे इग्नोर भी आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जनरली ट्रेंड हम लोग यही मानते हैं कि ऊपर से नीचे घटता है, क्योंकि आप देख सकते हो 95 है और 10 है, ओनली आपको 15 का, इसे आप नेग्लेक्ट कर लो, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट थर्ड आईपी की बात करते हैं, तो यहाँ 45 आप देख सकते हो, ये भी क्या हो रहा है, आपको घटता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी फिर स्लाइडली आपको देख सकते हो कि इसका आईपी क्या है, ज़्यादा हो जा रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घट जाता है। आईपी घट जाएगा तो एटम, यानी कि आपको एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल और आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस तरह से आपको एक दूसरे से रिलेटेड है, मेनली मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि कम आईपी होगा तो आपका उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, आपको घट रहा है। यहाँ पे सेम आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोवैलेंट रेडियस की बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो कोवैलेंट रेडियस भी क्या होगा, आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आपको आयनिक रेडियस की बात करें जो कि पिकोमीटर में दिया हुआ है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आपको ये इनिशियली तो आपको बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, लेकिन फिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कम हो जा रहा है और देन आफ्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके पीछे रीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे Sb और Bi की, यानी कि आर्सेनिक के बाद, तो आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बाद आपको D और F बहुत ही बहुताया आपको देखने को मिलता है। वैसे आप यहाँ पे ही देख सकते हो कि 171 और 112 में ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि 112 के बाद जो है आपको डिफरेंस कम देखने को मिल रहा है। यानी कि यहीं से आपको आप देख सकते हो आयनिक रेडियस में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, जबकि इसे क्या होना चाहिए था, पूरे एकदम अच्छी तरह से इसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहीं पे वो आपको आपको डिफरेंस कम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीजन है इसका, देखिए डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपको डी सबसेल्स आ चुके हैं और इसके बाद तो यहाँ एफ सबसेल आ गया है, जिसके कारण से आप जानते हैं डी और एफ का क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है। और डी और एफ का पुअर शिल्डिंग होने के कारण से आप जानते हो, ये यहाँ देख सकते हो, ये न्यूक्लियस और ये रहा एटम, और इसके बीच होता है शिल्डिंग इफेक्ट। अगर शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इसके सिचुएशन में क्या होगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से खींचेगा, पूरी तरह से आपको जेड इफेक्ट लगा के खींचेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, साइज छोटा हो जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो साइज छोटा हो रहा है, आयनिक रेडियस जो कम होता जा रहा है, इसके पीछे रीजन है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबसेल या ऑर्बिटल। चलिए अब नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऊपर से नीचे यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर यहाँ पे घट जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का भी ट्रेंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग जब फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ नीचे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वहां पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे कि क्यों ये इस तरह से होता है। चलिए तो एक एक करके सारे हम लोग एटॉमिक एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, इसे दोबारा डिस्कस करने की बात नहीं है। ये क्या होगा, np3 से np6 तक आपको देखने को मिलेगा, ग्रुप 15 से ग्रुप आपका 18 तक। उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पे भी हम लोग जस्ट डिस्कस
कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको थोड़ा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न दोज़ दीज़ एलिमेंट्स इज़ NS2 और NP3। आप देख सकते हो s ऑर्बिटल में क्या होता है, आपको कंप्लीटली फ़िल्डेड होता है और p ऑर्बिटल्स क्या होता है, हाफ फ़िल्डेड होता है। जब हम लोग किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली की। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तो कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन ए पार्टिकुलर स्टेट रेडियस इंक्रीजेस इन साइज डाउन द ग्रुप। ओके, तो ऊपर से नीचे आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होगा। देयर इज ए considerable increase in covalent radius to nitrogen to phosphorus. However, arsenic to bismuth only a small increase. Okay, तो आपको क्या होगा, नाइट्रोजन से फास्फोरस क्या होगा, कंसीडर करने लायक जो है इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि आपका आर्सेनिक से बिस्मथ ये क्या होगा, इंक्रीज आपको बहुत कम ऑब्जर्व किया जाएगा, स्मॉल ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप जानते हैं इसके पीछे रीजन है क्या, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट filled d and f orbitals in the heavier member। आप जो आर्सेनिक से बिस्मथ में क्या होता है, d और f फुल फिल्डेड पाया जाता है, d f का क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, पुअर शिल्डिंग होता है, जिस कारण से क्या होता है, आपको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण से साइज ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, या इसे ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मैं बार-बार आईपी कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहे होंगे, आईपी क्या हो गया। आप इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, आयोनाइजेशन इंथैल्पी को, आयोनाइजेशन एनर्जी को, बातें क्या है, सेम है। चलिए अब बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी यानी आईपी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू क्या, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो आईपी क्या होगा, घटेगा। देन आफ्टर क्या, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p orbital electronic configuration and small size, the ionization enthalpy of group 15 element is much greater than the group 14। अब जरा यहाँ मैं एक खास बात आपको बता दूं कि देखिए, ये है नाइट्रोजन फैमिली, ये है आपको इसके पहले क्या होता है, आपको यहाँ आप देख सकते हो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NP3, इसका NP2 और इसका NP4। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली क्या होता है, एटॉमिक साइज आपका क्या होता है, घटता है। तो आईपी क्या होना चाहिए, आपका बढ़ना चाहिए। यानी कि आपका कार्बन से होना चाहिए ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन से ज्यादा किसका, आपका ऑक्सीजन फैमिली का होना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है आपका, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसके कारण से नाइट्रोजन का आईपी कार्बन से तो ज्यादा होता ही होता है, ठीक, कार्बन से ज्यादा होता ही है, साथ साथ ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है। तो ये बात आपको ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन का आईपी क्या होगा, ज्यादा होगा, कार्बन से तो ज्यादा होगा ही होगा, साथ साथ ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ इसलिए बताया गया ग्रेटर देन ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 ये रहा आपका ग्रुप 14, सॉरी ये ग्रुप 14 हो गया, ये 15 और ये 16। तो इससे बहुत ज्यादा तो होता ही होता है, साथ साथ यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप ध्यान रखिए ग्रुप 16 से भी ज्यादा होता है। और सक्सेसिव आईपी क्या होगा आपका, तो हमेशा आप जानते हैं कि आईपी क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो आईपी और ज्यादा, यानी आईपी2 और ज्यादा, आईपी थर्ड उससे भी ज्यादा। तो ये कंडीशंस आपको दिया हुआ है, हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है, जैसे IP12, IP2 और IP3 आप जाओगे। अब चलिए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, जबकि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कैरेक्टर होता है, नॉन मेटेलिक का कैरेक्टर होता है, इसलिए ईएन भी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, घटेगा। तो आपको लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ईएन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, घटता है।
ओके। हेवियर एलिमेंट्स का क्या होता है, आपको बहुत ही कम होता है, यह बात आपको दिया गया है, और ज्यादा डिफरेंस हेवियर एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलेंगे किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आज अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एनसीईआरटी का ये लाइन बाय लाइन डिस्कशन है, इसमें मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। पैसेंस के साथ इसे आप देखा करें, ठीक। आपको देखिए एनसीईआरटी का हर एक लाइन पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा। तो यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।